नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुई में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जैक बोर्ड के द्वारा प्रकाशित किए गए 9वीं क्लास का टर्म 2 के लिए जो मॉडल सेट है उसका, यानी मॉडल सेट में जो सेक्शन नंबर ए था सेट नंबर 2 का, उसको हम लोग पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे सेक्शन बी को। सेक्शन बी का जो 8वां नंबर सवाल है उसमें बोलता है कि सिद्ध करें कि किसी समानांतर चतुर्भुज का समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसके या उसे दो सर्वांग भुजाओं में विभाजित करता है। यानी यदि कोई एक समानांतर चतुर्भुज है तो हम लोग मान लेते हैं कि एक समानांतर चतुर्भुज किस प्रकार का है। देखिए, हम लोग एक समानांतर चतुर्भुज मान लिए। यह हमारा समानांतर चतुर्भुज है जिसका नाम हम दे सकते हैं ए बी सी डी। हम लोग अपना मन से मान लिए हैं कि ए बी सी डी क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। अब सवाल में कहा गया है कि इसके एक विकर्ण को मिला दिया जाए तो इसके द्वारा जो दोनों त्रिभुज बन रहे हैं वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यही हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जो गिवन में दिया गया है हम लोग उसको लिखेंगे। गिवन में क्या दिया गया था, देखिएगा। गिवन में दिया कि एबीसी ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। उसमें सिर्फ समानांतर चतुर्भुज का नाम लिया था, एबीसीडी का नाम नहीं लिया है। तो हम लोग अपना मन से एबीसीडी लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग मानेंगे, लिखेंगे माना कि ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। क्लियर। अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो आगे हमको क्या करना है, अगर समानांतर चतुर्भुज होगा तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, आमने सामने के कोण बराबर होंगे, यही ना होगा। तो वो जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे लिखेंगे। अभी हम लोग अब लिखेंगे टू प्रूव दैट। सीधा हमको क्या करना है, टू प्रूव दैट। हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए के बाद बी तब डी, तो सी डी बी, त्रिभुज सी बी डी ये दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे। हमको यही सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। इसके बाद प्रूफ, या फिर एक और बात बोला था इसमें कि बीडी एक क्या है, उसका विकर्ण है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं समानांतर चतुर्भुज है तथा बीडी एक क्या है, विकर्ण है। विकर्ण है, कोई दिक्कत। ई बी और बी लिखेंगे क्योंकि यही संगत होगा ना। आगे चलिएगा, यहाँ पे बात करते हैं। आगे कंस्ट्रक्शन बनाएंगे नहीं क्योंकि हमको विकर्ण दिया हुआ था। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रूफ में चलेंगे। प्रूफ में जब चलिएगा तो दोनों त्रिभुज में हम लोग चल करके उसको सर्वांगसम करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों त्रिभुज में चलेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी डी डी में, दोनों त्रिभुज में जब चलिएगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जब दोनों त्रिभुज में चलेंगे तो ये दोनों क्या है, समानांतर रेखाएं हैं, है कि नहीं। लिखेंगे यहाँ, चूंकि एडी समानांतर क्या है, बीसी। एडी समानांतर है बीसी के। कैसे पता चला, तो विभेद से। समानांतर चतुर्भुज है, विभेद से समांतर चतुर्भुज है तो सामने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। और अगर ये समानांतर है तो ये वाला कोण जो आप जेड कोण देख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। यानी ए डी डी, कोण ए डी डी बराबर हो जाएगा कोण किसके, ए डी डी बराबर हो जाएगा किस कोण के, सी डी डी के, सी डी डी के। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण सी डी डी। क्लियर है। इसको क्या कर सकते हैं हम, समीकरण 1 कह सकते हैं। आगे चलिए, पुनः हम लोग लिख सकते हैं, पुनः ध्यान दीजिएगा। अब ये वाला और ये वाला दोनों भी तो समानांतर होगा, यानी ए बी समानांतर क्या हो जाएगा, सी डी के। तो लिखेंगे पुनः ए बी समानांतर सी डी। ठीक है। ये कहां से, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं गिवन से, गिवन से। क्लियर है। देखिएगा, अगर ए बी समानांतर सी डी है, देखिएगा यहाँ ए बी और सी डी दोनों आपस में यदि समानांतर हो तो ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। और अगर तिर्यक रेखा है तो देखिएगा ये वाला और ये वाला दोनों समानांतर रेखा हो और ये तिर्यक क्षैतिज रेखा काट रही हो, इस प्रकार से ये वाला जो एकांतर कोण बन रहा है उसमें कौन कौन कोण एकांतर हो जाएंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एकांतर होगा कि नहीं। तो इसका नाम और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ए बी डी। तो हम लोग लिखेंगे कोण ए बी
डी बराबर होगा किसके, कोण एबीडी तो हो गया, इसके बाद ये वाला कोण तो सी डी डी के, कोण सी डी डी के, ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2। क्लियर है, समीकरण 1 और 2 तो हो गया। अब आगे चलिएगा, एक चीज और बताइए, ये जो रेखा है वो दोनों में काम कर रहा है कि नहीं, इस त्रिभुज में भी काम कर रहा है और इस त्रिभुज में भी काम कर रहा है, ठीक है। तो वो जो बी डी और डी बी, इसमें कौन सा त्रिभुज, सॉरी इस त्रिभुज में यानी ए बी डी में जो बी डी है, बी डी बराबर है किसके, बी डी बराबर होगा किसके, डीसी के, सॉरी डीबी के, डीबी के बराबर होगा। उस त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज में आपका बीडी होगा, लेकिन उस त्रिभुज में उलट करके लिखना यानी डीबी होगा, दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, कोई दिक्कत। अगर उभयनिष्ठ है तो थोड़ा सा गौर करें, दो कोण और बीच का भुजा मिला, देखिए एक कोण, दो कोण और बीच का भुजा, इसमें भी एक कोण, दो कोण और बीच का भुजा, तो ये हमारा क्या हो गया, सर्वांशम हो गया। तो हम लोग लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज कौन सा, ए बी डी, ए बी डी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए बी डी जो है वो सी डी डी के, सॉरी सी डी बी के, सी डी बी के सर्वांशम हो जाएगा। वो कैसे, तो ए एस ए सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पे अगर सिद्ध हो गया तो हम लोग नीचे क्या लिख लेंगे, उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दिक्कत हो तो कमेंट करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वां नंबर सवाल को, कि 9वां नंबर सवाल में हमसे क्या कहता है, सिद्ध करें कि एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सबसे पहले एक समान आधार ले लेते हैं, मान लीजिए ये कोई आधार है और इसके समानांतर एक क्या है, रेखा है, दिखाई दे रहा है। अब यही आधार, मतलब ये जो आप आधार देख रहे हैं, इसी का इस्तेमाल करना है दोनों त्रिभुज के लिए, और दोनों त्रिभुज इन्हीं दोनों समानांतर रेखाओं के बीच बनना चाहिए। जैसे ये त्रिभुज बना, और इसी आधार का इस्तेमाल करते हुए और इसी समानांतर रेखा के बीच में एक और त्रिभुज का निर्माण करना है, दोनों त्रिभुज बन गया, कोई दिक्कत किसी को। अगर ये आधार हमारा बीसी हो, ये ए है और ये ई है, और ये कोई समानांतर रेखा हम लोग मान लेते हैं पी क्यू है, कोई दिक्कत। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों के लिए हम लोग को कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल से संबंधित बात किया है, तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसका ऊंचाई निकालना पड़ता है। तो ऊंचाई के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेकिन जो पहले दिया गया था उसको हम लोग गिवन के तौर पर लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ था, उसको गिवन में दिया हुआ था कि समान आधार और समान समानांतर रेखाओं के बीच में बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। लेकिन यहाँ पे एबीसीडी का नाम दिया हुआ नहीं था, तो हम लोग माना की से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे माना की, माना कि बीसी आधार तथा बीसी के समानांतर रेखा के पीक्यू के बीच दो त्रिभुज बी ए सी तथा एक और त्रिभुज का नाम बता दीजिए, बी ए सी, तो बी ई सी होगा दूसरा, तथा बी या दो त्रिभुज बी ए सी तथा बी ई सी बना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, फिर से समझिए। हम ये बताए, सवाल में हमारा ये था कि समान आधार और समान समानांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हम लोग मान लिए कि बीसी एक आधार है जिस आधार पर दोनों त्रिभुज बने हुए हैं, और बीसी के समानांतर पीक्यू एक रेखा है जिसके बीच में ही दोनों त्रिभुज है कि नहीं। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखे, माना कि बीसी आधार तथा बीसी के समानांतर रेखा पीक्यू के बीच दो त्रिभुज कौन सा, बीएसी तथा बीईसी बना है, बन गया। आगे चलिए, और कुछ दिया हुआ था क्या, नहीं दिया हुआ है। आगे चलिए हम लोग चलते हैं टू प्रूव दैट में। सर संगत लिखते तो अच्छा रहता। कौन सा संगत, कोई जरूरी नहीं है संगत लिखना। टू प्रूव दैट, यहाँ सर्वांगसम सिद्ध नहीं करना है, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तब संगत लिखेंगे। टू प्रूव दैट, सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, बी ए सी,
BAC बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज किसके, BEC के, BEC के। क्लियर है? यही हमको सिद्ध करना है। प्रूफ करने से पहले हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमको ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, त्रिभुज BAC के लिए एक शीर्षलंब खींचेंगे जिसका नाम होगा, ई तक तो लिख दिए थे, डी नहीं लिखे है ना, डी लिख लीजिए। AB एक शीर्षलंब खींच लिए किसके लिए, त्रिभुज BC के लिए, सॉरी ABC के लिए। और ये जो आप लिख रहे हैं BEC, तो BEC के लिए भी ये क्या करेंगे, हम शीर्षलंब खींचेंगे। दोनों के लिए अलग अलग शीर्षलंब खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा हमारा, ई तक हो गया था, F कर दें, कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में, त्रिभुज BAC के लिए शीर्षलंब के लिए शीर्षलंब कौन सा, AB तथा त्रिभुज BEC के लिए कहा, हाँ BEC के लिए, BEC के लिए शीर्षलंब क्या खींचे, EF खींचा, EF खींचा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इतना तो हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग चलेंगे प्रूफ में। प्रूफ में जब चलेंगे तो हम लोग त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना, तो 1/2 गुना आधार कौन सा, यही BC ना, दोनों में तो BC है, तो लिखेंगे BC गुने ऊंचाई कौन सा, BAC के लिए AD है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, AD। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब एक बात बताइए, दो समानांतर रेखाओं के बीच खींचे गए लंब आपस में बराबर होते हैं, या फिर दो समानांतर रेखाओं के बीच सभी जगह दूरियां एक समान होती हैं, इतना तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ जो AD हम लोग लिखे हैं, AD के जगह पर EF लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत। यहाँ पे बराबर करके लिखेगा 1/2 गुना BC गुना EF, कोई दिक्कत यहाँ तक। आखिर हम लोग ऐसा क्यों किए, तो यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि समांतर दिखाई दे रहा है ना, समांतर रेखाओं के बीच सभी दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दिखाई दे रहा है ना, बराबर होती हैं। क्लियर है, इसीलिए हम लोग AD के जगह पर क्या लिख लिए, AE लिख, सॉरी EF लिख लिए। कोई डाउट यहाँ तक। अब आगे चलिएगा, जैसे ही आप 1/2 गुने BC गुने ऊंचाई के जगह पर यानी शीर्षलंब के जगह पर EF लिख दिए, तो अब ये किसका क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल आ गया कि नहीं। तो इसके जगह पर हम लोग बराबर करके क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। क्लियर है। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल और बराबर में क्या आ गया, बराबर में त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, दोनों बराबर हो गया। अंतिम में आप लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज किसका, उसका क्या नाम था, BAC ना, त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल बराबर हो गया किसके, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल के, दोनों आपस में बराबर हो गए। और यही दोनों हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। आप अंतिम में लिख सकते हैं प्रूफ। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो और इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन लोग भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख सकें। धन्यवाद। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न को। 10वां नंबर प्रश्न में कहता है, सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। मतलब कोई एक वृत्त हो तो उसके केंद्र पर एक विशेष चाप द्वारा, निश्चित चाप होगा, और उस चाप के द्वारा केंद्र पर जितना कोण बनेगा उसका आधा कहाँ बनेगा, किसी अन्य जगह पर। मतलब परिधि पर का बना हुआ कोण जो होता है वो केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा, और जो केंद्र पर का कोण होता है वो परिधि पर के कोण का क्या होता है, 2 गुना। वही हमको सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये आपका वृत्त है, इसमें एक चाप लेना है आपको। मान लीजिए ये एक चाप है जिसका नाम है AB। क्लियर है। और इससे केंद्र पर बनने वाला कोण है क्या,
AOB। यहाँ तक कोई डाउट है? अब इसी चाप के द्वारा वृत्त के किसी अन्य भाग पर भी एक कोण बनाना है। तो चलिए अन्य भाग पर मान लीजिए यहाँ हम एक कोण बना देते हैं, किस तरह से बना लिए। अब हमसे सवाल ये पूछा कि हमको ये सिद्ध करना है, मान लीजिए यहाँ पे हम क्या नाम देते हैं, C। तो ये वाला जो कोण है AOB वो दोगुना होगा किसके, ACB के। यहाँ का कोई दिक्कत है तो बोलिए नहीं। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्शन के पास जब पहुंचेंगे तो हम लोग करेंगे। अभी जो दिया गया था गिवन, उसको हम लोग लिखते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ था, गिवन में दिया है हमारे पास कि O केंद्र वाला ये क्या है, वृत्त। लेकिन O केंद्र वाला वृत्त वो नहीं बोला था, तो हम लोग मानेंगे, माना कि O केंद्र वाला O केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी जीवा AB से या AB के द्वारा लिख सकते हैं, जिसकी जीवा AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा, AOB है, तथा वृत्त के अन्य भाग पर या इसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि के जगह पर आप अन्य भाग भी लिख सकते हैं, परिधि पर बना कोण ACB है। बस इतना ही बोला गया हमसे कि दो कोण है, एक कोण केंद्र पर बना है और एक अन्य भाग पर। अन्य भाग मतलब हम लोग ले लेते हैं परिधि पर। क्लियर है? अब हम लोग को टू प्रूव दैट सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है हमको, ऐसा हमको सिद्ध करना है कोण AOB बराबर होगा टू कोण किसके, ACB के। यही सिद्ध करना है। आप सोच रहे हैं कि दुगना ये है तो इसमें 2 से गुना क्यों कर रहे हैं, बीच में बराबर का चिन्ह दिया है ना। अगर ये दुगना होगा तो ये अधिक ना है, तो गुना हमको किसमें करना पड़ेगा, जो कम है उसमें। यानी यही हमको सिद्ध करना है। अब चलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिएगा, एक रेखा खींचते हैं जो इस बिंदु C से होकर के, केंद्र से होकर के आगे की ओर आएगा। तो C से होते हुए एक रेखा खींच रहे हैं और यहाँ इस रेखा का नाम दिया जाएगा, क्या नाम दे दें, ABC हो गया, D दे दें, D। यहाँ तक किसी को डाउट है तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे शीर्ष, ठीक है, 10 शीर्ष C से कोण AOB, शीर्ष C से कोण AOB होते हुए एक रेखा क्या खींचा, CD खींचा, एक रेखा CD खींचा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कंस्ट्रक्शन कर लिए। अब थोड़ा सा गौर करेंगे कि कभी आप लोग को बताया गया है कि यदि कोई त्रिभुज में एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इसके द्वारा जो बहिष्ठ कोण बनता है वो अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है क्या, मतलब ये वाला कोण किसके बराबर होगा, ये दोनों कोण के योग के बराबर होगा। ठीक है, उसी का इस्तेमाल अभी हम लोग प्रूफ में करने वाले हैं। तो लिखेंगे प्रूफ में सबसे पहले हम लोग चलेंगे, लिखेंगे चूंकि कोण BOB त्रिभुज किसका, OCB का ना, त्रिभुज OCB का एक क्या है, एक बहिष्ठ कोण है,
बहिष्य कोण है। कोई दिक्कत? अगर बहिष्य कोण है तो यह नियम कहता है कि जो बहिष्य कोण होता है वो अंत अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर के क्या होगा, इसके बराबर होगा, ये बाहर वाले के बराबर। क्लियर है? तो चलिए हम लोग लिखते हैं ये वाला प्लस ये वाला बराबर ये, मतलब कोण DOB लिखेंगे, कोण DOB बराबर कोण कौन सा, OCB प्लस कोण ये वाला OBC लिख सकते हैं, OBC। इसको समीकरण क्या कह देंगे, एक कह देंगे। कोई दिक्कत? आगे चलिए एक बात बताइए, जब इस त्रिभुज का बहिष्य कोण ये वाला है तो इस त्रिभुज का बहिष्य कोण ये वाला नहीं होगा? होगा ना। तो हम लोग लिखेंगे पुनः कौन सा कोण, कोण DOA, कोण DOA किस त्रिभुज का, त्रिभुज OCA। वहां पे क्या लिखे थे, OCB लिखे थे, तो OCA लिखेंगे। त्रिभुज OCA का एक क्या है, बहिष्य कोण है। यहां तक क्लियर है? अगर बहिष्य कोण है तो बताइए, हम लोग अभी तुरंत बात की कि जो बहिष्य कोण होता है वो अंत अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, मतलब ये वाला और ये वाला जोड़ करके इसके बराबर होगा। तो ये वाला बाहर वाला कोण है क्या, DOA। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण DOA बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण OCA प्लस कोण कौन सा, CAO। चलिए लिख देते हैं CAO। इसको समीकरण क्या कह देंगे, 2। कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये वाला रेखा यहाँ से यहाँ तक CO और OB दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं क्या? फिर से समझिए, यहाँ पे CO और OB दोनों त्रिज्या है। एक त्रिभुज में मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये तो पक्का है कि ये दोनों त्रिभुज है, सॉरी त्रिज्या है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये वाला और ये वाला तो दोनों बराबर हो गया। और जब दो भुजाएं बराबर होती है किसी त्रिभुज में तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है क्या? कोई दिक्कत? तो यदि ये दोनों कोण बराबर है तो इसके नाम पर इसका नाम या फिर इसके नाम पर इसका नाम लिख देते। कोई डाउट है किसी को? नहीं ना। तो यहाँ पे जो हम लोग समीकरण 1 लिखे हैं उसको थोड़ा सा मिटा करके हल्का सा और आगे बढ़ा देंगे। नीचे दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा? तो यहाँ पे लिखेंगे कोण DOB बराबर, ये दोनों को एक ही नाम दे दीजिए। तो हमको कौन से मतलब है, इससे मतलब है क्या? नहीं, हमको ऊपर वाला से मतलब है। ये वाला जो है वो दुगना होगा इसके, इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है। तो इसको हटा करके इसके जगह पर भी इसी का नाम दे दीजिए, ठीक है? तो जो क्या लिखे थे हम लोग, CDO लिखे थे, देखिएगा कहाँ था B वाला, OBC लिखे थे, तो OBC के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, OCB। यहाँ पे लिखेंगे कोण OCB प्लस फिर से कोण OCB। ऐसा क्यों लिखेंगे? तो लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर दिखाई दे रहा है ना, भुजाओं के सम्मुख कोण है। अब यहाँ पे कोई कह दे कि बराबर भुजा कहाँ से है, तो दोनों त्रिज्या है इसलिए दोनों बराबर है। क्लियर यहाँ तक? आगे चलिए, ये दोनों को जोड़ करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिखाई देगा ना, DOB बराबर दोनों एक जैसा है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोण OCB आ जाएगा कि नहीं? अब इसको समीकरण 1 लिखिए, ठीक है? यहाँ भी सेम कंडीशन होगा। ये दोनों भी देखिए आप, यहाँ देखिएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण यही दोनों ना है। तो ये वाला भी तो भुजा जो है वो त्रिज्या है और ये वाला भुजा भी त्रिज्या है कि नहीं? जब दोनों त्रिज्या है दोनों आपस में बराबर ही होगा। अगर ये दोनों बराबर है तो इसके सामने वाला कोण भी तो बराबर होगा। इसका मतलब ये दोनों कोण भी आपस में क्या है, बराबर। तो समीकरण 2 अभी नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा करके लिखेंगे। या करके आप लिख सकते हैं कोण DOA बराबर, यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोण कौन सा चाहिए हमको, C वाला ना, OCA प्लस कोण OCA। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आखिर ऐसा काहे हुआ वो हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। कोण DOA बराबर, ये दोनों हम लोग 2 लिख सकते हैं, मतलब जोड़ करके लिखेंगे तो एक जैसा है, तो 2 कोण OCA लिख सकते हैं कि नहीं? इसको समीकरण क्या कर देंगे, 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। लिखेंगे समीकरण 1
और 2 को जोड़ने पर। आखिर हम जोड़ क्यों रहे हैं? हम तो जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं क्या? जोड़ने हैं नहीं, जोड़ने पर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम आखिर जोड़ क्यों रहे हैं? तो देखिएगा, अभी अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखें तो DOB कहाँ है? DOB DOB ये वाला आधा कोण है ना, और जब इसमें चलेंगे तो DOA ये आधा, दोनों जुट करके पूरा हो जाएगा केंद्र पर वाला कोण। आगे चलिए, यहाँ पे 2 कोण OCA ये वाला आधा, ठीक है। और अगला में जब हम लोग चलेंगे यहाँ पर तो OCB ये वाला आधा, दोनों जुटेगा तो ये वाला ACB हो जाएगा कि नहीं? और दोनों में 2 2 लगा हुआ है तो 2 को कॉमन कर लेंगे। आगे चलिए, यहाँ पे दोनों को जोड़िए तो समीकरण 1 में क्या था? कोण DOB था, कोण DOB कोण हो रहा है ना, DOB बराबर, सॉरी बराबर नहीं, प्लस जोड़ना है ना, कोण DOA, यानी यहाँ पे DOB था ना, DOB प्लस कौन क्या कर दिए? DOA बराबर में। और कौन कौन सा जोड़ना होगा? RHS वाले को जोड़ेंगे तो 2 कोण, नाम क्या होगा? OCB प्लस, फिर आगे बढ़िए इसके लिए तो 2 कोण कौन सा? OCA कोई दिक्कत है? दोनों को इसमें जोड़िए। जब हम लोग DOB को जोड़ेंगे और DOA को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण क्या हो जाएगा? AOB। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कोण AOB बराबर। अब यहाँ पे देखिए तो दोनों में 2 है, कॉमन किया जा सकता है तो क्या लिखेंगे? कोण OCB प्लस कोण OCA। कोई डाउट है? आगे चलिए, फिर से कोण AOB बराबर, अब देखिए ये तो 2 रहेगा। अब ये जो OCB है, कौन सा? OCB और OCA यही ना है, OCB और OCA। जब दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद ACB बन जाएगा कि नहीं? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 कोण ACB। देखिए तो यही सिद्ध करना था क्या? तो सिद्ध हो गया। तो अंतिम में आप क्या लिख लेंगे? उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसको बार बार घर में रिवीजन भी करें ताकि जल्द ही आपका एग्जाम होने वाला है तो आप एग्जाम में आसानी से बना सकें। यदि चैनल पर पहला बार आए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट भी करके दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।